कैसे हैं आप लोग? माइक को थोड़ा एडजस्ट कर लिया जाए। बच्चों देखिए, आप लोगों को नॉर्मलिटी के बारे में बता चुके, मतलब बता चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ और तरह के क्वेश्चनों की बात करते हैं। मैंने आपको इक्विवेलेंट के कुछ क्वेश्चन कराए थे और अब हम लोग इक्विवेलेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ना चाहते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, तो ये जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता है, ये होता क्या है, इसको समझा जाए तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के लिए आपको पहली ज़रूरत पड़ेगी दो चीज़ों की। पहला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और दूसरा है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। हम नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट को शॉर्ट में एम ही बोल देंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, तो पहले तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में आपस में क्या रिलेशन है ये समझ लीजिए। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, ये एम ई का मतलब नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट पूरा, केवल मिली इक्विवेलेंट नहीं है, ये पूरा है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। या नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, वही बहुत बड़ी बात तो है नहीं, मिली इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। यह होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000, ये फॉर्मूला होता है। इसको तो पहले आप याद कर लीजिए, पहले आप इसको याद कर लीजिए कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000। जब आपको ये याद हो जाएगा तो फिर हम एक एक करके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं, फिर हम मिली इक्विवेलेंट पर भी आएंगे। ठीक है, आइए बहुत ही आसान सा टॉपिक है बच्चों और बहुत इंटरेस्टिंग है। और जितने भी ड्यूमा मेथड, जेल्डॉल मेथड ये आगे चल के आते हैं, इन सब में बच्चे फॉर्मूले रट्टा मारते हैं। ये सारा टॉपिक इसी से सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। दूसरा आप इसको लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इनटू वी इन लीटर, वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। आप नॉर्मलिटी को लिख सकते हैं मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ये तो नॉर्मलिटी को लिख सकते हैं, इनटू वी इन लीटर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं इसको वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर कर दो तो इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब आप बोलेंगे कि सर ये और ये फॉर्मूला तो सेम है। नहीं, एक्चुअली वेट इन ग्राम दिया है तो आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो तो वो नंबर ऑफ मोल तो अलग तरीके से निकलेगा। तो नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर।
अब आपको लगेगा कि सर ये 5 फॉर्मूले आपने बना दिए, इन 5 फॉर्मूलों को प्रूफ करके भी बता दीजिए। देखिए, हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम जानते हैं, नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैंने बताया कि वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। वहीं से तो हमारा इक्विवेलेंट वेट स्टार्ट ही हुआ था। तो अगर हम वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट को इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, इन सब के बराबर कर दे तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही है। तो देखिए, नॉर्मलिटी क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहां पे समझाते हैं आपको नॉर्मलिटी क्या होता है। वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वी इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये वी इन लीटर इसको इधर ले आओ, तो ये वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट बचा, ठीक है। वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट बचा, तो इसको हम इधर लेकर आ गए। तो ये हमारा ये वाला फॉर्मूला प्रूफ हुआ, ठीक है। अच्छा देखिए, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या था, इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर, यही था ना भाई इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर। तो मोलरिटी क्या होगा, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर। ये तो मॉलिक्यूलर वेट की जगह हो गया, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब देखो, अगर हमको इतना चाहिए, केवल इतना, तो हमको ये दोनों चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करना होगा। वही हमने किया है, वही हमने किया है, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला भी हो गया। अब देखिए, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू लिख सकते हो वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर, ये लिख सकते हो। तो वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या लिख सकते हो, एन फैक्टर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और इस अब इनटू एन फैक्टर, ये आया आगे। अच्छा, अब इसी ये चौथा फॉर्मूला हमारा आ गया। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या हो गया, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर से इधर मल्टीप्लाई किया तो एन नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये हो गया आपका। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि ये किसके लिए होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट की। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000। तो ये तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इसमें आपने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये नंबर ऑफ ये नॉर्मलिटी है इनटू वॉल्यूम इन लीटर है। अगर लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना हो तो क्या करा जाए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो हम अगर यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करें, जैसा कि हमारे फॉर्मूले में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई ना करके हम वॉल्यूम को क्या करते हैं, वॉल्यूम इन मिलीलीटर कर दें। यहाँ पे वॉल्यूम इन मिलीलीटर कर दें, ठीक है। यहाँ पर क्या करें,
यहाँ पर भी हमें 1000 से मल्टीप्लाई ही करना होगा, लेकिन थोड़ी जगह कम है इसलिए थोड़ा ऐसे लिखते हैं। वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन फैक्टर इंटू 1000, ये मिली इक्विवेलेंट हो गया, या नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर इंटू 1000। तो देखिए बाकी फॉर्मूले में आप क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में 1000 से मल्टीप्लाई करके मिली इक्विवेलेंट बना दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है वहाँ पर आप 1000 से मल्टीप्लाई करके 1000 से मल्टीप्लाई भी करें और फिर वॉल्यूम इन लीटर में रखें। इससे अच्छा है कि वॉल्यूम इन मिलीलीटर कर दीजिए, आपको 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम इन मिलीलीटर कर दिया, इसका मतलब कि 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट का। इसी की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए देखिए मैं सभी जगह पर ये लिख भी दे रहा हूँ। इसी की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका एक बॉक्स बन गया, ये भी एक फॉर्मूला। ये पांचों फॉर्मूले एक जगह पे लिख के रट्टा मार लीजिए, रट्टा मार लीजिए, या समझ में आई गया है तो समझ लीजिए इसको, या एक काम करिए कि एक पेज पर लिख कर, मतलब आप अपनी कॉपी में जहाँ नोट्स बना रहे हैं वहाँ तो लिखिए ही, साथ ही साथ एक पेज पर या अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पर जहाँ आप नाम लिखते हैं वहाँ ये पांचों फॉर्मूले लिख लीजिए, ताकि जैसे ही इनकी ज़रूरत पड़े पन्ना पलट के तुरंत आप देख लें, क्योंकि अभी देखना ज़रूरी है। धीरे धीरे देखते देखते याद हो जाएगा, अभी देखना ज़रूरी है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी आप याद ही कर लीजिए, अभी आप देखिए, देख के करिए, लेकिन याद आपको करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैं ये पांचों फॉर्मूले मिटा देता हूँ, मुझे याद है, आप लोगों को ये लिख लेना है ताकि आपको याद रहे, तब मैं आपको आगे बढ़ूँ और क्वेश्चन कराऊँ। मिली इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट हमने समझ लिया इसको। मेरी नोट्स में भी सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आइए बात करते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की। तो इसमें आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आप लिखिए, मैं बोलता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन एनी केमिकल रिएक्शन according to this law in any chemical reaction equal number of gram equivalent, equal number of gram equivalent or equal number of milli equivalent of each reactant will react as well as same number of gram equivalent or milli equivalent, as well as same number of gram equivalent or milli equivalent of each product will produced that means number of gram equivalent
और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, अगर ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं तो सबका ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे, मिली इक्विवेलेंट लेते हैं तो सबका मिली इक्विवेलेंट लेंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस each and every substance in a reaction are equal. Each and every substance are equal. मेरी बात समझ पाए? समझ गए हो? जैसे देखिए, मान लीजिए हमने 2a प्लस 3b 4c प्लस 6d बना दिया। चलो, अब मैंने कुछ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ले लिया, आपने मन से ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहां बोला कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कह रहा है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कह रहा है कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी is equal to number of milli equivalent of C is equal to number of milli equivalent of D। थोड़ा ज़्यादा उधर चला गया था। अच्छा, ये नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ A which react, number of milli equivalent of B विच रिएक्ट, जो रिएक्ट करेगा, यानी कि बचा रह जाएगा जो, उससे नहीं मतलब है। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए विच रिएक्ट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी विच रिएक्ट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी विच प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ डी विच प्रोड्यूस्ड। ए एंड बी के जितने मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे इस रिएक्शन में, जितने मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, जो एक्सेस में है उससे नहीं मतलब है, जितने मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी एंड डी विच आर प्रोड्यूस इन गिवन रिएक्शन आर इक्वल। मतलब जितना भी ए रिएक्ट करे, बी रिएक्ट करे, या जितना भी सी बने, जितना भी डी बने, सब का मिली इक्विवेलेंट क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अब आप ये बोले कि सर ये जो बात आप बोल रहे हैं कि प्रोड्यूस या रिएक्ट, इसकी रिएक्ट का तो कोई मीनिंग समझ में आ गया कि भाई कुछ रिएक्ट करेगा, मान लीजिए कुछ रिएक्ट नहीं किया, एक्सेस में हो गया, सी और डी तो भाई इसी में बनेगा, तो फिर विच प्रोड्यूस का क्या मतलब है? हाँ, सी और डी इसी में बनेगा, तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने ए और बी की रिएक्शन कराना स्टार्ट किया और थोड़ा सा सी बाहर से पहले से लेके रखा हुआ है, तो वो सी नहीं माना जाएगा। सी वही माना जाएगा जो ए और बी के रिएक्शन से अभी बना है। पहले से जो सी वहाँ पर था या कहीं से ला के रखा गया, उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट आपको सबका फॉर्मूला पता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए विच रिएक्ट is equal to number of gram equivalent of B which react is equal to number of gram equivalent of C which produced is equal to number of gram equivalent of D which produced।
तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए विच रिएक्ट, ए का जितना रिएक्ट करेगा, बी का जितना रिएक्ट करेगा, सी का जितना प्रोड्यूस होगा, डी का जितना प्रोड्यूस होगा, वो भी आपस में बराबर रहेंगे। चाहे आप मिली इक्विवेलेंट बोले, चाहे ग्राम इक्विवेलेंट बोले। मिली इक्विवेलेंट बोलेंगे तो मिली इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगाइएगा। ग्राम इक्विवेलेंट बोल रहे हैं तो सबका ग्राम इक्विवेलेंट ही लीजिएगा, मिली इक्विवेलेंट बोल रहे हैं तो सबका मिली इक्विवेलेंट ही लीजिएगा। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा और थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा अभी बाकी, ऐसा एक गाना आया था बहुत पहले। तो मुझे खैर हम लोग उस समय गाने का जो गाने की कॉमेडी बनाया करते थे, हम लोग अपने कॉलेज टाइम में थे तो क्या करते थे कि हम लोग कोई भी गाना सुनते थे ना तो उस गाने के मज़े ले लेते थे। जैसे कि बड़ा सैड सॉन्ग है एक, चिट्ठी आई है पंकज उदास की, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। तो उसमें एक लाइन है कि पहले जब तू खत लिखता था कागज़ में चेहरा दिखता था। तो हम लोग बोलते थे कि यार खत के साथ उसने फ़ोटो भेजा होगा, इसीलिए ना खत लिखता था तो कागज़ में चेहरा दिखता था। अब जैसे मैं ही आपको वत्स विद्यार्थी का ये सब लिख के देता हूँ, बताता हूँ, ये असाइनमेंट वगैरह देता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि लोगो लगा देता हूँ अपना, ताकि मेरा ऐड होता रहे। मतलब हर इंसान ऐड के लिए परेशान है। अच्छा, मैं छोटा आदमी हूँ इसलिए मैं परेशान हूँ, वरना बड़ा आदमी होता तो मैं इतना परेशान भी नहीं होता। अपने पास उतना होता है ना कि थोड़ा एडमिशन बढ़ जाए, थोड़ा जो है ये सारी चीज़ों के लिए। तो वही थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, मतलब थोड़ा समझ में आ गया है, थोड़ा है बाकी। तो आइए जो बाकी है उसको पूरा किया जाए। कुछ चीजों के बारे में आपको याद होना चाहिए, जैसे मैं आपको बोल के सुनाऊं, ध्यान से सुनिएगा। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में N फैक्टर क्या होता है? 5। मैंने लिखाया है भाई। KMnO4 का बेसिक मीडियम में N फैक्टर क्या होता है? 1। KMnO4 का न्यूट्रल मीडियम में N फैक्टर क्या होता है? 3। K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में N फैक्टर क्या होता है? 6। ये 4 चीजें याद रखो, मैंने लिखा भी रखा है। ये 4 चीजें याद रखो, मैंने लिखा भी रखा। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में 5, बेसिक मीडियम में 1, न्यूट्रल मीडियम में 3, K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में कितना? 6। बेसिक मीडियम में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता है। तो ये 4 चीज़ों के बारे में आप याद रखेंगे। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लिखें। How many moles of acidified KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 का मतलब एसिडिक KMnO4 है। ऐसे ना थोड़ा सा ऐसे शब्द बोल देते हैं कि डर लग जाए। तो एसिडिफाइड KMnO4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 रिक्वायर्ड to oxidize, how many acidified KMnO4 required to oxidize 20 moles of Ki, 20 moles of Ki। और अब Ki 20 मोल्स ऑफ Ki, अब मैं KMnO4 और Ki MnO प्लस I2, ठीक है। ये रिएक्शन है, बैलेंस नहीं किया। कहने का मतलब है कि
सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपको रिएक्शन दे दिया था। अब आपने देखा, जब आप पूरा इनऑर्गेनिक वगैरह पढ़ लेते हैं ना, तो आपको अपने आप आइडिया जल्दी मिल जाता है कि KI I2 में चेंज होता है KMnO4 की प्रेजेंस में। लेकिन अभी आइडिया नहीं है, तो अभी आपको रिएक्शन दिया, ठीक है। अब आपने देखा कि ये रिएक्शन है। रिएक्शन, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। सुनाई दे गया या एक बार और बोलो? तो चलिए आइए देखते हैं। बोला गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 20 मोल KI, ठीक है। तो देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KI, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर, यही तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है। नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर। भाई देखिए, मोल पूछा है तो मोल वाले फॉर्मूले को लेकर आएंगे ना। नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर। आप देखिए, एसिडिक मीडियम में KMnO4 का n फैक्टर मैंने बोला 5 होना चाहिए। तो 5 क्यों है? क्योंकि आप देखिए कि चेंज कितना है, चेंज 5 का है, तो इसलिए 5 है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KI कितना मोल है? 20 मोल इंटू n फैक्टर। चेंज देखिए आप, वन का चेंज। क्यों? -1 से 0 गया तो 1 का चेंज हुआ। आप बोलोगे सर -1 से 0, लेकिन आयोडीन तो 2 है। आपने तो बोला था कि 2 होगा तो 2 का चेंज देखिए। अरे गधो, KI का निकाल रहे हो तो KI में I देखोगे ना, क्या KI में I तो एक ही है, तो चेंज 1 पे देखोगे। KI में तो I एक ही है, तो चेंज 1 पे देखोगे, तो 1 पे चेंज देगा तो चेंज कितना है? 1 है। 1 से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ मोल्स KMnO4 कितना हो गया? 20/5, 4 मोल, 4 मोल KMnO4 की जरूरत पड़ी। क्वेश्चन कुछ समझ में आया होगा? नहीं आया होगा तो अगले क्वेश्चन से समझ में आएगा। आइए समझा जाए। How many moles of acidified K2Cr2O7? How many moles of acidified K2Cr2O7 required to oxidize H2S 10 mole H2S into S? चलो भैया, इसने तो कुछ और बताया। K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7 का n फैक्टर अब आपको पता होना चाहिए। अब इसने क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, कोई रिएक्शन नहीं दिया, इसने डायरेक्ट कहानी गढ़ दी। तो अब K2Cr2O7 का आपको n फैक्टर पता होना चाहिए। तो n फैक्टर ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम होता है 6। ये मैंने आपको लिखवाया, अच्छा, H2S किस में चेंज हो रहा है? S में।
कितना -2 कितना 0, चेंज कितने का 2 का। कौन किससे रिएक्ट कर रहा है? K2Cr2O7 रिएक्ट कर रहा है किससे? H2S से। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2S। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2S। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 x मोल मान लिया, इसका n फैक्टर कितना है? x मोल मान लिया, n फैक्टर कितना है? 6 है। चलो नंबर ऑफ मोल से लिख देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इंटू x मतलब 6, और यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2S कितना मोल है? 10 मोल। n फैक्टर कितना? 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू कितना हो गया? 20/6। 10/3 या 3.33 मोल, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। और कुछ और करें, चलो। How many moles of acidic KMnO4 is required to completely oxidize 5 मोल FeC2O4। अब आप जानते हैं कि एसिडिक KMnO4 का एन फैक्टर तो आपको पता है, लेकिन FeC2O4 का एन फैक्टर नहीं पता है कि वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि Fe2+ हमेशा Fe3+ बनाता है, और FeC2O4 2- के लिए मैंने बताया है। तो ये तो बनाएगा Fe3+, और एक बनाएगा क्या? CO2। ध्यान समझिएगा। यहाँ पर ये +2 है, और कार्बन कितना है? +3। यहाँ पे कार्बन +4 है, और यहाँ पे कार्बन +3 निकाल सकते हैं, +3 है, ठीक है। अच्छा, दोनों का क्या हो रहा है? दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों में इंक्रीज हो रहा है। तो क्या करेंगे हम? दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर चेंज 1 का, यहाँ पे चेंज 1 × 2 का, टोटल चेंज
1+2 3 का, ये 3 क्या है, n फैक्टर है। अब आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2, अरे वो गधो डिसप्रपोर्शनेशन में था, वो यहाँ नहीं है, यहाँ केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है। डिसप्रपोर्शनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। यहाँ पे देखो कि केवल ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, +3 से +4, +2 से +3। एक डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता, तब डिसप्रपोर्शनेशन होता। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो हमको पता चल गया कि FeC2O4 का n फैक्टर कितना है, 3 है, और एसिडिक KMnO4 का n फैक्टर कितना है, 6 है। तो अब एसिडिक KMnO4 का n फैक्टर 6 है, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 5, 6 नहीं है 5 है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 5, और इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 5 इंटू कितना, 3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया ना, 5 से 5 कट गया तो क्या हो गया, 3 आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और मजेदार है, ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए और बढ़ते हैं आगे। ट्वेल्व ग्राम of a metal, 12 gram of a metal react with oxygen to form 24 gram of its oxide. Find equivalent weight of metal. ठीक है, मैंने आपको बोला कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाने के लिए किसी भी तरह के रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। M + O2 MxOI बन गया। हमको नहीं पता कौन M कितना था, O कितना बना दिया। ये 12 ग्राम है और ये कितना है 24 ग्राम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ M इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MxOI ऑक्साइड। भाई ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, सबका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो आपस में बराबर है, तो हमने ये कर दिया। इसका क्या दिया, वेट दिया है। तो जब वेट दिया है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वाला फॉर्मूला ऐसा कौन सा है जिसमें वेट लगता है, तो वो है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर वेट कितना है 12 ग्राम और इक्विवेलेंट वेट क्या ले लिया हमने, ई ले लिया। यहाँ पे लिख देते हैं 12/E। यहाँ पर वेट 24 ग्राम है और इक्विवेलेंट वेट क्या है E + 8। भाई MxOY का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मैंने आपको बोला था कि किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो उसमें जितने भी तरह के आयन हैं सबके इक्विवेलेंट वेट को ऐड कर लो। तो M का इक्विवेलेंट वेट तो E है, ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट तो हमको पता है कि 8 होता है, 8 होता है, तो 8 लिख दिया। तो अब हमने इसको सॉल्व किया, तो हो गया 2, तो आ गया 2E इज इक्वल टू E + 8। तो E इज इक्वल टू आ गया कितना 8, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ गया 8 आ गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ गया 8 आ गया।
इन प्रेजेंस ऑफ oxidizing agent like KMnO4 और acidic K2Cr2O7 और HNO3 और hot concentrated H2SO4, ये सब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ओजोन और PbO2 एक्सेट्रा, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, KMnO4 क्या है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तीनों में होता है, इसलिए कोई मीडियम नहीं लिखा। एसिडिक K2Cr2O7 और HNO3 और हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 और ओजोन और PbO2 एक्सेट्रा। सम ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर। पहला, जैसे आपने FeO लिया तो ये किस में चेंज हो जाएगा? Fe2O3 में, ठीक है। FeC2O4 लिया तो ये किस में चेंज हो जाएगा? Fe3 प्लस CO2 में, ठीक है। अगर आपने FeSO4 लिया तो ये चेंज हो जाएगा Fe2SO4 थ्राइस में। मतलब सल्फर पे कोई चेंज नहीं आएगा, खाली आयरन में चेंज आएगा। जैसे कि इसमें हो गया था ऑक्सीजन ही था, वैसे ही सल्फर वाला हो गया, ठीक है। FeS तो यहाँ हो जाएगा Fe2SO4 थ्राइस, ये भी यही बनाएगा। H2S क्या बना देगा? S बना देगा। PbSO4 बना देगा। FeCl2 FeCl3 बन जाएगा। Cu+1 Cu2+ में चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है Cu2O तो ये बना देगा CuO, ठीक है। जैसे आपके पास SnO है तो ये बना देगा SnO2। ये सब रिएक्शन याद रखिएगा, क्योंकि अभी आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया था तो आपको यही नहीं पता था कि ये चीज़ इसमें कन्वर्ट होती है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे Ki है तो ये चेंज हो जाएगा किसमें? I2 में। जैसे KCl है या NaCl ले लो तो ये चेंज हो जाएगा किसमें? Cl2 में। जैसे KBr ले लो तो ये चेंज हो जाएगा किसमें? Br2 में। तो ये कुछ रिएक्शन है जो इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होती है। इन रिएक्शनों को आपको एक जगह लिख के कोशिश करना होगा कि रट्टा मार लें, क्योंकि अगर आप रट्टा मार लेते हैं तो काम हो जाता है आसान।
और अगर आप रट्टा नहीं मारते तो काम हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल। H2O2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O का ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो O2 बना लेगा। तो यहाँ पर अगर आप एन फैक्टर की बात करें, मैं यहाँ पे एन फैक्टर की बात अगर सीधे कर दूँ तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना है, यहाँ पे एन फैक्टर है 1, यहाँ पर एन फैक्टर कितना है 3 है, यहाँ पर एन फैक्टर कितना है 1 है, यहाँ पे एन फैक्टर कितना है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा एन फैक्टर, जैसे इस पर +2 है, इस पर -2 है, इस पर +6 है, तो +6 -2 तो 8 हो गया, -2 +6 -2 से +6 8 का चेंज हो गया, और +2 से +3 1 का चेंज हो गया, तो टोटल कितने का चेंज हो गया 9 का चेंज हो गया। यहाँ पर 2 का चेंज हो गया, यहाँ पर 8 का चेंज हो गया, -2 से +6 8 का चेंज, ये मैं एन फैक्टर लिखता जा रहा हूँ। यहाँ पर 1 का चेंज हो गया, यहाँ पर भाई 2 कॉपर है तो 1 पर 1 का चेंज हो रहा है, 2 पर 2 का चेंज होगा, 2 का चेंज होगा, 1 का चेंज होगा, 1 आई है, 1 का चेंज होगा, 1 का चेंज होगा, और यहाँ पर -2 से 0 गया है, ये 1 ऑक्सीजन पे 1 का चेंज है, 2 ऑक्सीजन पे 2 का चेंज है, ये ऐसे आता है। तो ये मैंने एन फैक्टर कुछ लिख दिया ताकि आपको ज़्यादा समस्या ना हो। मैं सहूलियत के तौर पे आपको लिखते भी जा रहा हूँ कि ये काम आपको आएगा, ठीक है। तो चलिए इस पे आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे, ठीक है, या बात कर लिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्साइड बना दिया है, लेकिन अगर मान लो कि मैं इसको ऐसे कर दूँ, चलिए कुछ मैं आपको आयन करके बता देता हूँ, कुछ मैं आयन करके बता देता हूँ। जैसे ये तो पूरे कंपाउंड ले लिए थे, लेकिन जैसे आयन करके बता दूँ, 12 तक था ना ये, जैसे मान लो 13 है, तो Fe2+ को हमेशा आप चेंज करेंगे किस में, Fe3+ में, इनकी प्रेजेंस में। Cu+ को आप चेंज करेंगे किस में, Cu2+ में। Sn2+ को आप चेंज करेंगे किस में, Sn4+ में, ठीक है। और हाँ, Hg2+ को आप Hg2+ में चेंज करेंगे, ये 2+ है, ठीक है, 2+ है। तो यहाँ इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे एन फैक्टर देखा जाए तो एन फैक्टर कितना है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एन फैक्टर कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 2 है। यहाँ पर 2 क्यों है, क्योंकि भाई 2 Hg पे 2+ है, और जब इसका 2 Hg लिया जाएगा तो ये 4+ हो जाएगा, तो 4+ हो जाएगा, 2 का चेंज आ जाएगा, तो एन फैक्टर ये है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी आपको Sn2+ या इस तरह का कोई एक क्वेश्चन करके दिखा दें आपको ऐसा। How many moles of acidic K2Cr2O7 required to oxidize? How many moles of acidic K2Cr2O7 required to oxidize 10 mole SnC2O4? अब देखिए Sn2+ है और C2O4 2- है, और दोनों का ऑक्सीडेशन अलग अलग तरीके से होता है। अब कैसे सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए इसका, तो आप जानते हैं कि SnC2O4
में जो Sn है वो क्या है 2 प्लस में है, तो ये बना देगा Sn4 प्लस, क्योंकि हमको पता है कि Sn2 प्लस 4 प्लस में चेंज होता है। और C2O4 ये भी पता है कि ये किस में, ये CO2 में चेंज होता है। जब ये CO2 में चेंज होता है तो यहाँ पे +4 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है +3 है इसका। अब यहाँ पर अगर हम चेंज देखें तो कितने का है 2 का है। अच्छा देखिए, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों का रिडक्शन हो रहा है या डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, ये चेक कर लिया जाता है। +2 से +4 गया, ऑक्सीडेशन हुआ, +3 से +4 गया, ऑक्सीडेशन हुआ, दोनों का ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब जो चेंज है दोनों में चेंज निकलेगा, उसको डायरेक्ट ऐड कर देना है। यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, चेंज तो 1 का है लेकिन 2 एटम है, इसलिए ये भी क्या हो गया 2। जो टोटल चेंज एन फैक्टर वो कितना है 4 है। टोटल चेंज एन फैक्टर कितना है 4 है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिक K2Cr2O7, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SnC2O4। मैंने अपनी नोट्स में भी ये क्वेश्चन दे रखा है लेकिन 12 मोल ले लिया है वहाँ पर। यहाँ पर मैंने 10 मोल लेके समझा दिया ताकि आप उस क्वेश्चन को देखें तो आप उसको भी अलग से करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को मैंने x मान लिया और एन फैक्टर हम जानते हैं कितना है 6 है इसका। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसेंशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना है इसका 10 है और हमने इसका जान लिया कि एन फैक्टर कितना है 4 है। तो ये हमारा x इज इक्वल टू या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7, तो ये 20/3 हो गया, 20/3 हो गया। तो 20/3 हमारा क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अच्छा 12 मोल मैंने लगता है नोट्स में 12 मोल लिया है, तो 12 मोल से ये क्या कैंसिल हो जाता था और ये 8 डायरेक्ट आंसर आ जा रहा था इसका। हाँ 8 मोल आ रहा, इसमें 20/3 आ रहा है क्योंकि हमने ऐसा नंबर ऑफ मोल्स ले लिया कि कैलकुलेशन में ये फ्रैक्शन में आ गया। तो चलिए हम यहाँ तक इसको यहीं पर इसको रोकते हैं और यहीं पर रोकते हैं अब इसको, और अब इसके आगे बात करेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की ही अभी बात करेंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एक लंबा टॉपिक है, इसमें अभी हम टाइट्रेशन वगैरह लेकर आएंगे। तो धीरे धीरे पढ़ाएं, आपको एक साथ दे देंगे ना तो आप डर जाएंगे क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए मेरे पास। और अभी आपने मोल कॉन्सेप्ट ही आप देख रहे हैं, लेकिन आप जब धीरे धीरे इन चैप्टरों को देखते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, अभी आपके सामने सॉल्यूशन आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा, तो आप जब देखेंगे इन चैप्टरों को तो आपको लगेगा कि हाँ सर सही बोल रहे थे कि इतना आसान नहीं है लॉन्ग कोर्स का वीडियो प्रोवाइड कर देना किसी को। क्योंकि बहुत सा बच्चा हमको YouTube पे मैसेज कर देते सर ये इसको जो है पूरा डाल दीजिए, उसको पूरा डाल दीजिए। अरे यार कैसे पूरा डाल दे, 20-20 लेक्चर एक एक चैप्टर में है, कैसे डाल दें यार। तो वो नहीं पॉसिबल है, लेकिन ठीक है जब आप लोगों ने लॉन्ग कोर्स स्टार्ट किया है तो आप लोगों को तो पूरा मिलेगा ही। चलिए तो पढ़िए, ध्यान से पढ़िए आप लोग और खूब आराम से पढ़िए, घर पे रहकर पढ़िए, बाहर मत निकलिएगा कहीं। आजकल कोविड का बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए नमस्कार।